हरे कृष्ण बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छा, आज बच्चों जो हमने करना है अपना हिस्ट्री के अंदर जो कंटिन्यू हमारी क्लास चल रही है, जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे उम्मीद करता हूँ, और नोट्स भी बना रहे होंगे साथ के साथ। अगर किसी भी बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें कोई डाउट आ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं मैसेज करके। तो आज जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इतिहास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जितना हमने अभी तक पढ़ा है उन सबको हम अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख रहे हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका बच्चों इसी तरीके से है, पहले मैं चीजें पढ़ा देता हूँ, उन्हें पढ़ाने के बाद फिर उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा आप लोगों को। बीच बीच में आपको एक टेस्ट भी देंगे ऑनलाइन हम, जिससे पता चलेगा मुझे कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका मुझे आंसर करके बताया करना। और इसी तैयारी के साथ अगर आप चलते रहेंगे तो आप यकीन मानना बच्चों, खूब बहुत मतलब कि बहुत ही आसानी से आप लोग पक्का कामयाब हो जाएंगे और बहुत जल्दी नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी। जैसे आप सभी जानते हो कि रेलवे की इतनी वैकेंसीज आ रखी है इस समय, और ग्रुप डी के फॉर्म अभी निकले हुए। तो बच्चों बिल्कुल दिन रात एक करके ऐसी मेहनत कर दो कि आप इसी बार, अगली बार की कोई चांस ही ना देखना पड़े, इसी बार आप सब के सब नौकरी पे चले जाओ। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सभी के लिए कि आप इसी बार कामयाब हो जाओ सारे के सारे। तो इसी बार के टारगेट को लेकर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे मैथ्स वाले सर यहाँ पढ़ा रहे हैं। हम दोनों इसी अप्रोच के साथ मेहनत करने में लगे हुए हैं कि हर हालत में आपका सिलेक्शन इस बार आ जाए। जितनी भी हमसे मेहनत होगी उतनी हम मेहनत करेंगे, सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे खूब अच्छे से। जैसे आज मैं हिस्ट्री के लगभग 40 या 45 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाला, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पीसीएस में भी वो आए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, और रेलवे में भी आए हुए हैं, है ना। उसी के बिहाफ पे हम ये देख लेंगे कि हमने जो पढ़ा है वो क्वेश्चंस हम कितने कर पा रहे हैं। इससे हमारा क्या होगा, एक तो प्रीवियस ईयर क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के, नोट्स आप लोगों के क्लियर हो गए, जो उनसे अलावा क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैंने क्लियर करवा दिया आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। तो आज हम अपने क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ। जैसे आज के बैच में, ऑफलाइन बैच में मैंने पंचवर्षीय योजना पढ़ाई थी इकोनॉमी के टर्म से, इसके बाद में जीएसटी पढ़ाऊंगा और बच्चों को जो ऑफलाइन बैच है। आपको भी, आप भी इकोनॉमी में बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम पहले मैं उन्हीं वीडियोस को डालूंगा, जिससे कि आप पेपर में लगभग इकोनॉमी को भी क्वेश्चन करने लायक बन जाए, है ना। तो धीरे धीरे आप बने रहें, चीजें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी और आपको अच्छा भी लगेगा। अपनी तैयारी को खुद ही देखकर आपको अच्छा लगेगा कि यार हम ठीक तैयारी में चल रहे हैं। तो जो बच्चा जहां बैठा है, अब बिल्कुल ये नहीं सोचना कि हम लोग आपको किसी भी चीज का चार्ज करेंगे, कोई चार्ज नहीं करेंगे। सिर्फ फ्री में ही सारी चीजें पढ़ाएंगे और कोई सिक्वेंस नहीं टूटेगी बच्चों। मैं सबसे बड़ी चीज ना इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि सिक्वेंस कुछ ना टूटे मेरे बच्चों। जैसे अगर आप देखें तो मैंने प्राग ऐतिहासिक काल समझाया, इस प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने बुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल समझाया। आज मुझे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब नव पाषाण काल के बाद मैं आपको ताम्र पाषाण काल समझाऊंगा, और ताम्र पाषाण काल के साथ मैं आपको आदि ऐतिहासिक काल समझाऊंगा। फिर मैं सिंधु घाटी की सभ्यता समझाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको ऐतिहासिक काल यानी कि मौर्य समाज, मगध महाजनपद, इनकी बात करूंगा, ठीक है। फिर मैं आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ा, उसके बाद गुप्त साम्राज्य, है ना। जैसे जैसे सिक्वेंस आती चलेगी फिर पढ़ा, फिर मैं मेडिवल पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इस तरीके से मैं आपको सारी चीजें लेके चलूंगा, ठीक है। जो बच्चा जुड़ा हुआ है और हर पेपर में जिसमें भी आपका मन करे बच्चों उस पेपर में बैठा इस तैयारी के बाद। तो बात ज्यादा नहीं करते, बीच बीच में बात कर लेंगे जैसा लगेगा, है ना। अब तो खैर पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों के साथ ऐसा लगता है कि आप सामने ही मेरे बैठे हुए हैं। तो और अब मुझे इंटरेस्ट भी आने लग गया है ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते। तो खूब सारी चीजें बच्चों, बहुत सारी चीजें हैं, सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप देखना आपकी नॉलेज वाकई में जैसा मैं सोचता हूँ उसी हिसाब से आपकी नॉलेज हो जाएगी। आप हर चीज का बात करने लायक बन जाएंगे। चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, बलूचिस्तान, है ना, मुजाहिदीन, तालिबान, ये जो मुद्दे न्यूज में आते रहते हैं इन सब पे मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। फिलहाल के लिए हम पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और बातें बाद में करेंगे, ठीक है। आप लोग मेहनत करें,
दब के मेहनत करें, दिन रात एक कर दें इस बार, और ये ठान लें कि रेलवे में इसी बार सिलेक्शन लेना है, अगली बार कोई चांस ही नहीं है, इसी बार पूरी मेहनत से पढ़े। हम पूरी मेहनत के साथ आप लोगों को पढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ पे ऑनलाइन में। आप भी पूरी मेहनत के साथ ही बच्चों पढ़ो, जो जहाँ बैठा है बिल्कुल ये मत घबराना यार मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा। हमने अपना डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर भी डाल रखा है, आप फोन पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अपनी तैयारी को बच्चों बिल्कुल उमदा रखो, बिल्कुल मत घबराओ। देर सवेर हो सकती है लेकिन ना नहीं होगी। बस मेनली क्या है, दिन रात एक करके मेहनत में जुट जाओ। इस बार ऐसी मेहनत कर दो कि इसी बार रेलवे में आप लोग अपना नंबर ले आए। ठीक है, चलो जैसे देखते हैं क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री एवरी स्टोन एज पीरियड। जो स्टोन एज का टोटल पीरियड था उसके आज हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ, ये यूपी पीसीएस में आया हुआ लोअर सबऑर्डिनेट में बच्चों, है ना। और रेलवे ने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी ने भी पूछा हुआ है, सबने ही पूछा हुआ है लगभग, तो हमने सबको ही मिक्स कर दिया। तो देखो क्वेश्चन है पहला, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे। और ये मैंने आपको खूब अच्छे से, अगर मेरी क्लास आप लोगों ने करी होगी तो खूब अच्छे से मैंने रॉबर्ट ब्रूस फुट क्लियर करके पढ़ा रखा है कौन थे, कि ये पुरातत्वविद भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, है ना। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है दोनों ही है बच्चों। ये इसके ऑप्शन देने रखे, आप इसमें दोनों लगाना, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। ये सारी बातें मैंने वीडियो में डिस्कस करी थी। तो इसका आंसर आएगा ए एंड बी, ए एंड बी। आप इसको ऐसे करके लगा देंगे, ए एंड बी। पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, तो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अगर पेपर में आया तो बिल्कुल गलत नहीं करना, सीधा देखना भैया ने पूरा पढ़ा था रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में, भूगर्भ वैज्ञानिक भी था ये और पुरातत्वविद भी ये था। ठीक है, इसके अलावा नॉलेज की देखनी है तो वीडियो देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं तो मैं पढ़ाए। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है, एकदम सही चल रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, कॉपन हेगन संग्रहालय की सामग्री से, मतलब कॉपन हेगन जो जगह है ना बच्चों वो डेनमार्क में पड़ती है। डेनमार्क का एक संग्रहालय कोपेन हेगन। तो कोपेन हेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह, पाषाण का मतलब पत्थर, कांस्य मतलब ब्रोंज और लोह मतलब आयरन, इस युग के बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन थे। यानी कोपेनहेगन संग्रहालय में पाषाण युग के बारे में, कांस्य युग के बारे में और लोह युग के बारे में बताने वाले कौन थे। तो आंसर है बच्चों ए, थॉमसन। क्या है, थॉमसन। पेपर में आया गलत मत कर देना, थॉमसन सीधा। ये डेनमार्क के थे, कोपेनहेगन संग्रहालय जो था वो डेनमार्क का था। और थॉमसन ने पाषाण के बारे में, कांस्य के बारे में और लोह युग के बारे में, तीनों युग के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया था। किसने, थॉमसन ने। तो सेकंड क्वेश्चन हुआ थॉमसन, पहला रॉबर्ट ब्रूस फुट और दूसरा थॉमसन। ठीक दिख रहा है सब बच्चों को अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ा रखा है सारा बहुत अच्छे से। ये एक तरीके से माने तो अब आपका टेस्ट ही चल रहा है। ये देख क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, दैट मीन्स कि खुदाई में जो चीज मिली है उनके अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से बताया था, मध्य पाषाण काल। अगर आप लोग इस अप्रोच से पढ़ रहे हो ना बच्चों कि पशुपालन जैसे आप मध्य पाषाण काल, तो आप समझो ऑप्शन में आप ये ढूंढोगे मध्य पाषाण काल कहाँ है, और कहीं जाने नहीं पड़ेगा। तो ये है बेटा मध्य पाषाण काल। देखो अब एकदम क्लियर रहेगा आप लोगों को ये, कि ना तो था निचला पूर्व पाषाण काल, यानी कि निम्न पूर्व पाषाण भी नहीं था, मध्य पूर्व भी नहीं था, उच्च पूर्व भी नहीं था, ये था सिर्फ मध्य पाषाण काल। ये तीनों थे पूरा पाषाण काल के भाग, निम्न पूरा, मध्य पूरा और उच्च पूरा। इसके बाद आया था हमारा मध्य पाषाण काल, फिर आया था नव पाषाण काल। इतने अच्छे ढंग से मैंने समझाया था, तो पशुपालन के साक्ष्य बिल्कुल रट दे अच्छे से, मध्य पाषाण काल अच्छे से समझाया भी था।
और यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है। ये क्वेश्चन आया था आपका यूपी पीसीएस मेंस 2006 में आया था। मैंने इसलिए कहा जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से कर रहे हैं ना, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देने की। मैं इस हिसाब से लेकर आपको मैंने इन चीजों को कवर कर रहा हूँ कि रेलवे में बैठे, यूपी में बैठे, एसएससी में बैठे, जिसमें तुम्हारा मन करे उसमें बैठे। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए जो मेनली है वो रेलवे बच्चे वाले ज्यादा ध्यान देंगे रेलवे वाले। तो परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहां से हुआ? मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार ये चेक करते हैं ना बच्चों, ये ठीक दिख रहा है नहीं दिख रहा? ठीक दिख रहा है लक्की? जी चलो देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ध्यान से देखो। मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ जहां मिले, मिलते नहीं, जहां मिले हैं वह स्थान है। तो मैंने आपसे बताया था पशुपालन के जो हमें साक्ष्य मिले थे वो मध्य पाषाण काल से, और मध्य पाषाण काल में जो स्थान था उस स्थान का नाम बच्चों आदमगढ़। आदमगढ़, अरे तो हो गया, चलो कोई बात नहीं। आदमगढ़, आदमगढ़ खूब अच्छे से आपको मैंने क्लियर करा था आदमगढ़ के बारे में। तो पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से, और मध्य पाषाण काल में जगह का नाम क्या है? आदमगढ़। ध्यान रखेंगे बच्चों, आदमगढ़। अगर आप किसी उतारना चाहते हैं शासक उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आदमगढ़, और आदमगढ़ मैंने खूब अच्छे से आपको बताया था कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है आदमगढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बढ़िया क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर में। पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के, बच्चों जो हड्डी के उपकरण आपको मिले हैं, मैंने अच्छे से लिखवा रखा है नोट करवा के, हड्डी के उपकरण मिले हैं महदहा और सराय नाहर राय दोनों से। तो इसका आंसर आएगा ए और बी, बोथ, सॉरी सी एंड डी बोथ, सी एंड डी बोथ। खूब अच्छे से क्लियर करा था मैंने वीडियो के अंदर कि हड्डी के जो उपकरण मिले हैं वो दो जगह से मिले, मैदहा और सराय नाहर राय। और महदहा और जो सराय नाहर राय हैं ये दोनों ही बताए थे स्थल है कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। मैदहा भी एंड सराय नाहर राय भी कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। तो किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? महदहा और सराय नाहर राय। रट देंगे महदहा सराय नाहर राय। वीडियो को रोक करके पॉज करके पीछे वाले 5 क्वेश्चन देखें, फिर छठे क्वेश्चन को आगे आए। ठीक है, आगे आगे देखो, फिर दोबारा वही क्वेश्चन पूछा है पेपर में। आप बैठना, इसी से पक्की बात है आपको, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाया तो एक आध क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा आप लोगों का प्रोग्राम से। नेक्स्ट, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। अभी बताया था हड्डी के औजार भी मिले हैं और हड्डी से निर्मित आभूषण भी मिले हैं। ये भी कहाँ से मिले हैं? सराय नाहर राय और महदहा से मिले हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय महदहा। इसका आंसर भी आएगा आपका ए एंड बी बोथ। साथ साथ बताता जा रहा हूँ, ए और बी बोथ। हड्डी से जो बने हुए, हड्डी मतलब मैंने बताया था 12 सिंगा से कंठाहार मिला था, याद करो वीडियो में। अगर नहीं याद है तो वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें, खूब मन से पढ़े। ऊपर से ऊपरी मन से कोई नहीं बच्चा पढ़ेगा, ऊपरी मन से पढ़ेगा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल दिल और जान, मेहनत, हर एक तरीके से अपने आप को झोंक दो तैयारी में, इस बार नंबर लेकर आना, ऐसे पढ़ो। ठीक है, तो हड्डी से निर्मित आभूषण सीधा याद रखेंगे सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश, मैदहा उत्तर प्रदेश। ए एंड बी बोथ है इसका आंसर, नोट कर सकते हैं इसे। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, देखो चलो एक बार चेक कर लो, सही दिख रहा है क्या? सही दिख रहा है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, मतलब एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
वो मिले हैं दमदमा से। दमदमा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, ये भी मैंने नोट्स में लिखवा रखा था, ये क्वेश्चन भी आ गया दमदमा। जो बच्चा, जैसे अब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कोशिश करना मेरे साथ साथ आप भी आंसर एकदम निकल कर आना चाहिए, इससे पता चलेगा आपने कितना रिवीजन। तो सेकंड है दमदमा, मतलब इसका सेकंड ऑप्शन है दमदमा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, वहां से दमदमा से, और दमदमा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 देखें बच्चों। बोलता है खाद्यान्न कृषि, ये खाद्यान्न लिखा है, खाद्यान्न, खाद्यान्न है ना। खाद्यान्न कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, आपसे मैंने याद करो बताया था कि नवपाषाण काल में जो मनुष्य था वो खाद्य उपभोक्ता से खाद्य उत्पादन में आ गया था, तो खाद्यान्न उगाने लगा था कहा नवपाषाण काल में। तो सीधा आंसर लगाएंगे नवपाषाण काल। खाद्यान्न कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल से प्राप्त होते हैं। अगर कृषि के साक्ष्य में पूछा जाता है तो भी नवपाषाण काल ही आप लोग लगाएंगे। सीधा पेपर में आता है क्वेश्चन कि खाद्यान्न उत्पादन या कृषि के साक्ष्य, तो सीधा लगाएं नवपाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। चलो बच्चों देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला बच्चों नर्मदा घाटी से। और नर्मदा घाटी, सॉरी बच्चों माइक गिर गया, 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका नर्मदा घाटी, है ना। हाँ, नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है बच्चों, नर्मदा घाटी से। और नर्मदा घाटी मैंने बता रखा है मध्य प्रदेश। और जो मानव का जो यहाँ नर्मदा घाटी में साक्ष्य मिलते, मानव की ना खोपड़ी मिली थी, क्या मिली थी, मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। अभी बता कर गए हैं, यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करा है, नर्मदा घाटी। ये भी क्या है, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश। मानव के साक्ष्य आएंगे तो सीधा नर्मदा घाटी जाए, सीधा मध्य प्रदेश आंसर लगा। ठीक है, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश सब पढ़ा रखा है बच्चों, सिर्फ लेकर आया हूं मैं क्वेश्चन। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी होंगी ना, आप साइड साइड खुद ही टिक करते चले जाएंगे। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, बहुत अच्छे से देखना, जौ। सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयुक्त किया था मानव ने, जौ। अब मैं जब नवपाषाण काल पढ़ाऊंगा तो अब मैं वहां पर, सॉरी जो मैं आप लोगों को ताम्रपाषाण काल पढ़ाऊंगा तो वहीं पे मैं इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा, अनाज के बारे में वहीं जिक्र करूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखेंगे जौ। सबसे पहले क्या उगाया, जौ उगाया। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, फिर दोबारा आया, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लहुरा देव। और ये मैंने खूब अच्छे से क्लियर करा था, याद करो। लहुरा देव भी बताया था, ओल्डी हवा भी बताया था, और मैंने आपको मेहरगढ़ भी बताया था, क्योंकि नवीन शोधों के अनुसार लहुरा देव आंसर आएगा, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। और अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो मैंने मेहरगढ़ बलूचिस्तान बताया था, जो पड़ता है पाकिस्तान में। तो फिलहाल के लिए इसका आंसर क्या आएगा, लहुरा देव। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, वीडियो में भी क्लियर कर रखा है, यहाँ भी क्लियर कर रहा हूँ। अगर लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों ऑप्शन में है तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य में जाओगे लहुरा। अगर लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ जाओगे। ठीक है, दोनों है तो लहुरा देव में जाओ, लहुरा देव। ठीक है, लहुरा देव आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, संत कबीर नगर। ठीक है, नेक्स्ट, फिर वही क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम, ये प्राचीनतम है बच्चों, प्राचीनतम नहीं है, प्राचीनतम साक्ष्य। तो अब देखो मेहरगढ़, अब लहुरा देव नहीं है ऑप्शन में, अगर लहुरा देव नहीं है इसलिए मेहरगढ़। अगर लहुरा देव भी होता तो आप लहुरा देव पे जाते, लेकिन अब लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़। क्लियर रखना, अगर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे, लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों होगा तो लहुरा देव पे जाएंगे, और अगर लहुरा देव नहीं है तो फिर मेहरगढ़ पे जाएंगे। तो यहाँ लहुरा देव नहीं है इसलिए मैंने मेहरगढ़ लगाया, मेहरगढ़ लगाया। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य रटेगा ही होंगे, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, और अगर मेहरगढ़ नहीं है तो लहुरा देव, अगर दोनों है तो सिर्फ लहुरा देव। ठीक है, आगे देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछा है,
अगर आया पेपर में रेलवे में तो सीधा टिक कर देना मेहरगढ़। अब देखो यहाँ भी नहुलदेव नहीं था ऑप्शन, इसलिए सीधा हम मेहरगढ़ पे गए। तो मेहरगढ़ 15 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 और करते हैं, बाकी 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आगे देखो, अच्छे से रट लेना है तुम लोग। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य, फिर आगे दोबारा कृषि के, तो अभी तो पढ़ा कर दिया हूँ बार बार मेहरगढ़ मेहरगढ़ मेहरगढ़, तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। अब तो पेपर में अगर आया कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य तो सीधा बताएंगे स्थान है मेहरगढ़, और जो स्थल देखा जाता है तो नवपाषाण काल। ठीक है, मेहरगढ़। एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट कर, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, फिर दोबारा आ गया, फिर मेहरगढ़। कृषि भी थी और पशुपालन के साक्ष्य भी मिलने शुरू हो गए थे यहाँ से। ठीक है, तो मेहरगढ़ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, फिर मेहरगढ़। नेक्स्ट आओ, उत्तर प्रदेश। देखो अब ये वाला क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आप लोगों ने वीडियो को खूब अच्छे से देखा हो। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला, इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थल से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो मिले तो थे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से, तो पहला तो हो गया ठीक। दूसरा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, ये भी मैंने बताया था कि पहले साक्ष्य जौ थे, अन्न था और धान था, तो ये भी ठीक है। तो ये दोनों ही ठीक है, तो 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले। तो स्थायी जीवन के साक्ष्य भी बच्चों मेहरगढ़ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आज का पाकिस्तान है, तो मेहरगढ़ से मिले हैं, है ना, प्राचीनतम साक्ष्य किसके? स्थायी जीवन के। ये भी लिखवा रखा है और यहाँ पे आपको कवर भी करा दिया। और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो बागोर राजस्थान, बहुत अच्छे से बताया, पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है वो है बागोर राजस्थान। क्लियर हो रहा है? एक बार आप इसको देख लें ध्यान से। तो बागोर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो मैंने यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन कराए बच्चों? 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करें, उन्हें याद करें अच्छे से कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और मैं गारंटी बोलता हूँ पक्का एक नया क्वेश्चन आपको यहाँ रेलवे में दिख जाएगा इन 20 क्वेश्चन में से। आगे मैं 20 से 22 क्वेश्चन और कराता हूँ, तो फिर हमारा पूरा जो हमने अभी पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल का पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्टिव भी खत्म कर दिया हमने, और हम इसे ऑब्जेक्टिव भी खत्म करने जा रहे हैं, जिसमें से हमने इसकी एक वीडियो कर ली ऑब्जेक्टिव की। अभी दूसरी वीडियो में आए के 20-22 क्वेश्चन देखते हैं और पूरा खत्म हो जाएगा आपका नवपाषाण काल तक का भाग। और फिर पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल डिस्क्रिप्टिव, फिर मौर्य ताम्रपाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन देखेंगे। हर टॉपिक करेंगे, उसके क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही चलेंगे। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कराऊंगा, मेहनत से पढ़ाता हूँ, चाहता हूं कि आप भी मेहनत करें, मेहनत के साथ आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, चलो देखो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आए के 20 क्वेश्चन के साथ। हरे कृष्णा, मेहनत करें, दब के चलते रहें। अभी मैथ्स वाले सर भी बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो उनकी वीडियो देखें, नोट्स बनाए अपने, है ना, और हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपके बिल्कुल साथ हैं। आगे जैसा राधा रानी चाहे वैसा होगा। जो भी मतलब जिसको मानता है, देखो मैं भगवान कृष्ण को मानता हूँ तो मैं उनका नाम ले लेता हूँ। आप ईसा मसीह को माने, है ना, आप अल्लाह को माने, आप वाहेगुरु को माने, जो भी जिस धर्म का है ना, जो भी जिस धर्म का, आप उनको साक्षात मान करके अपनी मेहनत करो। और बच्चों देखो, ऊपर वाला पक्का आपकी मजदूरी बिल्कुल नहीं रखेगा, आपको कंफर्म कामयाब करोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इन्हें पढ़े अच्छे से, नोट्स बनाए, मेहनत करें, अगली वीडियो में खुद ही आंसर बताएं, ऐसे सोच के ये वीडियो को देखना। हरे कृष्ण।